हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर मैथ में 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें सेट 4 के 1 से लेकर 10 तक आप लोग के क्वेश्चन बता दिया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं, बोला है ना कि दिए गए एपी 12, 17, 22, 27 का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 12 है, फिर है 17, 22, 27। ठीक है। इसका बोला है ना, डॉट डॉट दे दिया है कि पहला पद, तो पहला पद कौन होता है? तो प्रथम पद है 12, तो पहला पद को ए से दर्शाया जाता है और सार्व अंतर को डी से दर्शाया जाता है। तो पहला पद 12 और सार्व अंतर कैसे ज्ञात होता है? तो दूसरका पदवा में से पहिलका पदवा घटा दीजिए, तो 17 में से 12 के घटा देंगे ना, तो 12 5 17 यानी कि 5 हो जाएगा। यानी ए का मान 12 और डी का मान 5। यही आंसर हो गया। 2 नंबर के क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, बोला है ना कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग के तो सिद्ध करने आता ही होगा, और नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि इसमें से तो एगो क्वेश्चन भैया देने ही वाला है। अब अगर ना बना पाइएगा तो फिर तो 2 नंबर जाएगा। अगर 5 नंबर में अगर दे दिया तो आपका 5 नंबर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सिद्ध करने के लिए सीख लीजिए। ठीक है, हम आप लोग के बढ़िया से बताते हैं। तो देखिए, जब √3 सिद्ध करने के लिए अपरिमेय का है ना, तो इसके जस्ट विपरीत मान लिया जाता है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दे तो उसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक, इतना तो करने आएगा आप लोग के, इतना तो कर लीजिएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। तो √3 बराबर P बटे Q यहाँ लिख देंगे कि जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक है। क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है जिसका HCF करने पर 1 आ जाए, जिसका HCF 1 आ जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य कहेंगे। तो चलिए अब देखिए कि हम √3 में क्यू से गुणा कर देंगे, तो √3 क्यू बराबर बचेगा P। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं? रूटवा हटाने के लिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 क्यू था इधर, तो एक माथवा पर 2 दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। इधर P है तो P के माथा पर 2 यानी स्क्वायर, दोनों दे दें, स्क्वायर दे दिए। स्क्वायर देला के बाद यहाँ देखिए ना, जब 2 बार रूट में गुणा होता है ना तो रूटवा हट जाता है। तो √3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 3 केवल बचेगा, यहाँ क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ का बचेगा P स्क्वायर। अब यहाँ से इक्वेशन अगर फर्स्ट मानना है तो फर्स्ट इसको मान लीजिए। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इस 3 का में है तो कहिएगा गुणा में, तो 3 इधर जाएगा तो बटा में, तो यानी बटा में है तो P स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। ठीक, 3 से कौन? क्योंकि अरे भैया बट्टा में इधर देखिए P स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा ना, तो कह सकते हैं ना कि P स्क्वायर 3 से P की जगह कोई अंक रहता तो है कि कटता। अरे दशमलव ही में कटेगा ना, तो यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, कितना से विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो जब P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो प्रमेय 1.3 कहता है कि जब P A स्क्वायर को भागा लगा देता है तो P A को भी भागा लगाएगा, यानी P स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब P भी जो होगा, P भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। P भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर एक पूर्णांक अपना से मान लिया जाता है। अब कहिएगा कि कितना पूर्णांक अपना से मानेंगे?
तो भैया जितना के सिद्ध कर रहे हैं √3 के सिद्ध कर रहे हैं ना, तो रूट में बस नहीं मानना है, इतना याद रखिएगा कि रूट में नहीं मानेंगे। तो पी और किसके बराबर पूर्णांक मानेंगे, तो जो विभाजित हुआ है उसके बराबर मानेंगे। तब पी को ना विभाजित किए, पी कितना से 3 से विभाजित किए हैं, तब पी बराबर कितना को सिद्ध कर रहे हैं 3। यहाँ पर कोई पूर्णांक m मान लेते हैं। हाँ अब कहिएगा कि अब मान लेते हैं कि इसमें तो 3 मान लिए और दूसरा √5 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, तो कैसे करेंगे, तब √5 के सिद्ध करेंगे तो 5m मानिएगा, √2 के सिद्ध करेंगे तो 2m मानेंगे। ठीक, अब यहाँ p बराबर 3m लिख दिए। अब ये फर्स्ट वाला है ना, तो एहजा उतार देंगे, इसको घसका के एहजा ले आ रहे हैं, चल एहजा आ जा तू, रूट यहाँ 3q² बराबर p²। अब 3q² के 3q², अब p है ना, p अब p कितना माने हैं, तो 3m माने हैं, ये अपना से माने हैं, यहाँ लिख सकते हैं लेट, ये अपना से, तो यहाँ अपना से थोड़े लिखिएगा। तो p के जगहिया पर 3m², ई कहाँ से आया था, तो लिखिएगा फर्स्ट से। ई कहाँ से उतार के लाए, अरे नहीं कहे कि इसको उतार के ला रहे हैं, इसी को घसका के यहाँ लाए हैं। तो 3q² बराबर 3m²। अब इधर थोड़ा देख लीजिए, 3q² बराबर 3m का गुणा 2 बार करिए, तो 3m का गुणा 2 बार करेंगे तो 3 × 9m²। अब इस 3 से भागा लगा देंगे एकरा में, तो 3 से भागा लगा देंगे, डायरेक्ट हम भागा लगाते हैं, देखिए 3 × 9 तो 3m² बचेगा। अब 3 इधर आएगा तो भागा में, तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा। ये भी क्या कहिएगा कि चूंकि q² भी जो है 3 से विभाजित है, यहाँ से लिखेंगे चूंकि q² 3 से विभाजित है, तो भैया जब q² 3 से विभाजित है तो प्रमेय 1.3 के अनुसार q भी जो होगा, q भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ इक्वेशन कर देते हैं, इसको आप लोग 2 कर दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एकदम ध्यान, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ कह रहा है ना कि P भी 3 से विभाजित होगा, और यहाँ देखिए Q भी 3 से विभाजित होगा, यानी कि P भी 3 से भाग लग रहा है, Q भी 3 से भाग लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि P और Q दोनों 3 से विभाजित है, P और Q दोनों का है 3 से विभाजित है। इसको इक्वेशन कर देते हैं 3, समीकरण 3। P और Q, क्योंकि P भी 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है, तब P और Q दोनों 3 से विभाजित है। तो भैया जब P और Q दोनों 3 से विभाजित है, और चूंकि शुरू बार में बोल दिया था कि P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक है, P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक है, इसको कर देते हैं 4। अब एहजे तक खेला है, एहजे समझना है, एहजा समझ में आ गया ना तो आप लोग तो महारथी हो जाइएगा। इसमें P और Q दोनों 3 से विभाजित है, ये कह रहा है कि ना सह-अभाज्य पूर्णांक है, ये कह रहा है कि इसका HCF 1 होगा, ये कह रहा है कि ना 3 से भाग लगेगा। समीकरण 3 के कहनाव है कि P और Q दोनों में 3 से भाग लग रहा है, तो ये कह रहा है कि नहीं P और Q सहभाज्य पूर्णांक है तो HCF 1 आएगा। एक एक कब आएगा, जब दो संख्या का HCF निकालते हैं तो उसका 1 आता है, वही सहभाज्य होता है। तो इस सहभाज्य कह रहा है, माने HCF 1 कह रहा है, ये कह रहा है कि ना 3 से भाग लगेगा। तो दोनों के मान लेते हैं, दोनों अगर अंतर विरोध करेंगे, ये 3 से भाग कब लग रहा है, जब इसको हम परिमेय माने, तब परिमेय माने हैं, वर्ग किए हैं, तब न 3 से भाग लग रहा है। ये कह रहा है कि नहीं सहभाज्य पूर्णांक है, 1 से लगेगा चाहे √3 ही से भाग लगेगा, स्वयं से भाग लगेगा। तो इस सहअभाज्य कह रहा है, कह रहा है कि ना 3 से लगेगा। तो जब दोनों में फैटा फैटी हुआ तो ये बबुआ जीत गया, नीचे वाला कौन, समीकरण 4। तो दोनों फैटा फैटी किया, अंतर हुआ दोनों में, तो समीकरण 4 का हो गया, जीत गया। यानी लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 के अंतर विरोध से, 3 और 4 के अंतर विरोध, आप लोग विरोधाभास भी लिख सकते हैं,
आप लोग जैसे सिद्ध करते हैं ना उसी कीजिएगा। ये नहीं है कि हम अब ये बता दिए तो सोचिएगा कि हम गलती बनाए, नहीं जी, सभी का सही होता है, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर किन्हीं का हो सकता है, सभी के सही होता है। ये नहीं है कि कोई कोई टीचर आप लोग की खराब नहीं पढ़ाएगा, सब अपने आप में बेस्ट होते हैं, ठीक है। और एक और बात बताते हैं कि जिन जो टीचर भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उनको कभी बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए टीचर जो होते हैं ना, वो माता पिता के बाद ऐसे इंसान होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं। दुनिया में कोई आपको समझाने बुझाने वाला नहीं है, सब आप लोग को चढ़ा कर रखते हैं, ठीक है। कोई आप लोग के कोई गलत काम करने के लिए रास्ता दिखाएगा नहीं। और माता पिता और टीचर ऐसे होते हैं जो आपको कभी भी रास्ते भटकने नहीं देंगे। तो इसलिए माता पिता और शिक्षक की उंगली और बताए गए रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उनके बताए गए रास्ते पर अगर चलिएगा ना, तो आपका और आपके जीवन के कल्याण हो सकता है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए कि P और Q सभाज्य पूर्णांक है, तो 3 और 4 के अंतर विरोध से यहाँ से लिखेंगे, विरोध से स्पष्ट होता है कि हमारी मान्यता गलत है, कि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता का है गलत है। जो हम माने थे ना वो का है गलत है। कि 3 और 4 दोनों में 3 और 4 से अंतर विरोध हुआ, तो क्या हुआ कि हमारी मान्यता गलत हो गया। अब हम माने थे परिमेय, तो परिमेय माने थे, तो अब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमारी मान्यता तो गलत हो गया, हम जबरदस्ती ना माने थे परिमेय, तो जबरदस्ती माने थे, तो अब क्या हो गया, हमारी मान्यता गलत हो गया। तो क्या होगा, √3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। समझ में आ गया। बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मस और लस ज्ञात कीजिए, ठीक। 6, 8, 22, तो यहाँ से लिखते हैं 6, 8, 22। पहले 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। 8 को 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। अब 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं 2 गुणे 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तीनों में क्या मिल रहा है, तो कहिएगा कि तीनों में है ना वो 2 मिल रहा है। तो जो तीनों में मिलता है ना, तो वो मौसा कहलाता है। मौसा को इंग्लिश में संकेत में HCF कहते हैं, ठीक है, हायर कॉमन फैक्टर। तो तीनों में 2 मिल गया, तो मौसा यानी HCF का मान 2 हो गया। आज लघुत्तम क्या होता है, लसा क्या होता है, कि जो तीनों में, लसा को इंग्लिश में कहते हैं LCM, जो तीनों में मिल गया तो उसमें से एगो 2 निकालेंगे, ठीक। तीनों में मिला तो एगो 2। अब जो नहीं मिलेगा सबको उठा के लिख देंगे। 3 को लिखेंगे, ये दोनों 2 के लिखेंगे, 11 को, माने मिलेगा तीनों में मिलेगा, चाहे 2 गो में मिलेगा तबो एगो लिखेंगे, 3 गो में मिलेगा तबो एगो। और जो नहीं मिलेगा ना, तो सबको उठा के लिख देंगे। 3, 2 गुणे 2 गुणे 11, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 की 4, हाथ सिल 2, 24 एकम 24 और 2 26, 264, यानी महत्तम आ गया 2 और लघुत्तम आ गया 264, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है ना कि हल कीजिए। हल करना है कि 6x प्लस कितना है जी, 3y बराबर 6xy, ठीक। और दूसरा है कि 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर दिया है 5xy, 5xy। आप लोग विलोपन विधि के नाम तो सुने होंगे, जानते होंगे, कोई द्वैत के नाम नहीं है, विधि के नाम है, ठीक है। तो क्या होता है कि विलोपन विधि में कि किसी एक चर को बराबर कीजिए, तो किसको बराबर करें, या तो x को करिए या तो y को। हमरा यह आसान लग रहा है x के बराबर करने में, कहिएगा काहे, काहे कि देखिए तो ऊपर 6 गो x है और निचवा 2 गो x है, तो एकरा में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी के 6 ना हो जाएगा। बोलिए 2 के पहाड़ा में 6 कै बार में आता है, तो कहिएगा 3 बार में, तो 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, ये ऊपर 6x है जो 6x हो जाएगा। अब कहिएगा कि ना हम एकरा बराबर करेंगे, जबरदस्ती एकरा बराबर करने लगेगा तो करिए, हमरे कहा जाता है। यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से, काहे कि ना तो
इस 3 के पहाड़ा में 4 आएगा ना, 4 के पहाड़ा में 3, जब नहीं आता है तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। फिलहाल हम x को बराबर करते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए हम यहाँ समीकरण 1 में तो कुछ नहीं किए हैं, तो समीकरण 1 में से घटाने पर, घटाव का चिन्ह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दोनों में प्लस प्लस का चिन्ह है, जब प्लस प्लस के रहता है ना तो घटाने पर लिखते हैं। किसको घटाने पर? समीकरण सेकेंड को घटाने पर। अब सेकेंड को इसी घटाने पर कि 3 से गुणा करके घटाने पर। ठीक, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर 3 से गुणा करके, ऊपरे वाला सेम टू सेम 6x प्लस 3y बराबर 6xy, जस के तस। अब 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी के 6x जोड़ 3 चौके 12y बराबर 3 पचे 15xy। ठीक, अब कहिएगा कि 3 से तो गुणा एकरा में करना, देखिए 3 एजा लिखे ना गुणा में, तो इसका मतलब है कि एकरो में गुणा होगा, एकरो में होगा, बराबर भले एजा देख के करेंगे, बाकी गुणा करेंगे तीनों में। ठीक, कोई दिक्कत? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कटेगा, बर्बाद कर दिए, इसको क्या कर दिए, बर्बाद। जब ए चिन्हवा दे देते हैं ना तो एकर तक कोई वैल्यू नहीं रह गया, बेचारा कहेगा कि अब हमर वैल्यू नहीं रह गया तो हम क्या करेंगे एजा। अब कोई यहाँ से देखिए, अब 12 का चिन्ह हो गया -3 का प्लस, 15 के माइनस, तब 12 माइनस 12 में से 3 घटेगा तो -9y बचेगा, 9 के 12, ठीक कर रहे हैं। अब बराबर 15 में से 6 घटेगा तो निकी छिपी 15 यानी 9 बचेगा, ये भी -9। ठीक, 15 में से 6 गया तो 9, तो बाकी 15 के चिन्ह तो माइनस है ना, तो माइनस देंगे। एक्स वाई है तो एक्स वाई, 15 को एक्स वाई में से 6 को एक्स वाई घटेगा तो -9 को एक्स वाई, माइनस माइनस कर दीजिए, बर्बाद, मैंने प्लस हो गया, तो वाई बराबर नहीं, सॉरी, यहाँ से y से भी y बर्बाद हो गया, इधर बचेगा 9 इधर होगा 9x, तो 9 बटा में 9 गुणा में था भागा में बराबर x, 9 से 9 बर्बाद एक बार में, x का मान कितना 1, तो जब x का मान 1 आ गया तो x के मान आपको रखिए फर्स्ट में या तो सेकेंड में, जो आसान लगे उसमें रखिए, नहीं तो भारियों में रखिए, आंसर वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। आप लोग परीक्षा में के लिए हम बता दे रहे हैं कि जो आसान रहेगा उसमें रखिएगा, ना कि भारी में रख के और ओकरे में खिचड़ी चोखा पकावत रहिए, ठीक है, या नहीं तो लिपा पोती करत रहिए। लिपा पोती कहने का मतलब काट कुट करत रहिए, गलती आएगा मान लेते बड़का में रख दिए, जोड़ घटा बुझाइए तो ही रहा है, तो क्या होगा, गलती ही तो होगा। तो हम x का मान, हमरा लग रहा है कि आसान सेकंड है तो सेकंड में रख देते हैं, x का मान सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर चलिए सेकंड में रखने पर, सेकंड क्या है जी, तो कहिएगा कि 2x प्लस 4y बराबर 5xy, यही है ना। तो देखिए 2 के 2 x के मान निकलल है ना, x के मान कितना निकलल है, 1 निकलल है, और जोड़ 4y बराबर 5, फिर x है ना, तो x के मान कितना 1 और y के y। ठीक, देखिए काटिए, 2 के 2 x के मान 1, जोड़ के जोड़, 4 के 4 y के y बराबर के बराबर, 5 के 5, x है, x के मान निकाले हैं, 1 निकाले हैं, y है तो y, 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और जोड़ 4y बराबर 5 एकम 5y। अब देखिए 2 बराबर 5y प्लस में 4y है, बराबर के इस साइड भेज दीजिए, माइनस में 4y, तो इधर 2 बचेगा, 5 गो y में से 4 गो y घटेगा तो 1 y, तो यानी सजा के लिखेंगे y बराबर 2। अब यहाँ से दोनों के मान लिख देंगे ताकि परीक्षा में बढ़िया आंसर देख के दे देंगे, ठीक है, बीचवा में गलतियों होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आ जाएगा, और साफ साफ बनाइएगा ना तो एकदम खुश हो जाएगा, आप पर सुघर सुघर एकदम लिखना है, आंसर हो गया। ठीक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो उतार सकते हैं, वीडियो रोक लीजिए।
चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अरे मूलों की प्रकृति का मतलब उसके बारे में लिखना है। डी के मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो लिखेंगे असमान होगा, और 0 आ जाएगा तो बराबर मूल होगा, छोटा आ जाएगा तो कोई मूल नहीं होगा। चलिए पहले हम विविक्तर निकालते हैं, तब मूलों की प्रकृति के बारे में लिखेंगे। कितना है 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, यही ना है। ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान होगा -5 और सी का मान होगा 3। ठीक, तो होता है फॉर्मूला डी बराबर b² माइनस 4ac। यही विवेचक के कहिए चाहे विविक्तर के कहिए, यही फॉर्मूला होता है डी। डी बराबर b² माइनस 4ac। बी के मानवा है कितना, तो कहिएगा -5, एक माथवा पर 2 दे दिए, स्क्वायर है तो -4। ए है ना, ए के मान कितना है 4। सी है ना, सी के मान कितना 3। 5 5 25, और जब 2 बार गुणा होता है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48। देखिए अब 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस में 23। 48 बड़ा है, चिन्ह माइनस है, माइनस में बचेगा। अब ये समझिए, ये माइनस में आ गया, तो जब माइनस में आ जाता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है होता है। यानी लिख सकते हैं कि डी का जो मान आएगा वो 0 से छोटा है। डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन, जो माइनस में रहे। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे यही हो गया प्रकृति। यही का लिख दिए, ये प्रकृति लिखे हैं, यही जो हो गया प्रकृति हो गया। आई हो गया डी, विविक्तर हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है ना कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC और AB बराबर 2AC²। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, और AC बराबर BC। थोड़ा सा ये देखिए समकोण पर बनेगा ABC। अब कहिएगा कि एजा बी लिखने में कोई तकलीफ आपको क्या हो रहा था, तो देखिए AC और BC दोनों बराबर दिया है, तब मान लेते हैं कि एजा बी एजा सी लिखेंगे तो AC तो ही हो जाता। देखिए अगर आप लोग कहिएगा एजा ए लिख दीजिए, एजा बी लिख दीजिए, एजा सी, ऐसे लिखते तो क्या होता। तो अब इसमें दे दिया है, ये कथन दिया है कि AC बराबर, ऐसे दिया है कि AC बराबर BC दिया है। तो अब बताइए कि इसमें देखिए तो BC कहियो AC के बराबर होगा, ये तो कर्ण है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब कर्ण जो होता है किसी के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ A लिख दिए, यहाँ C लिख दिए, यहाँ B। कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब समझिए यहाँ B नहीं होगा, यहाँ B हो जाएगा, तो फिर AC बराबर कहियो नहीं होगा BC के। तो इसलिए हम A यहाँ लिख दिए, B यहाँ लिख दिए और C यहाँ लिख दिए। ठीक, तो सीध कर एक और चीज दिया है कि AB² बराबर 2AC²। जो AB² है ना, ये 2AC² के बराबर है। AC² करेंगे या दुगना कर देंगे तो बराबर आएगा। तो सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम समकोण बनाए थे। ठीक है, अभी सिद्ध करके ले आना है। तो सबसे पहले दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। पहला दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, ये सब त्रिभुजवन के ऐसा ऐसा नाम है ना, समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु, जैसे राक्षस के नाम हो। ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें दे दिया है कि AC बराबर BC, AC बराबर BC, ठीक। और तीसरा दिया है कि AB² बराबर 2AC², ये भी दिया है। तो सिद्ध करना है कि ABC
एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज कैसे आएगा? जब एक कोण 90 डिग्री दिखा देंगे। 90 डिग्री कौन हो सकता है? सी हो सकता है। देखिए कैसे होगा। परमाण में चलते हैं हम, तो परमाण में जो दिया है उसको लेके चलते हैं। दिया को नहीं, बारने वाला दिया नहीं, जो दिया है ना ओकरा मतलब बता रहे हैं। तो यहाँ क्या है? ए बी स्क्वायर अब बराबर इधर का है 2ac स्क्वायर। इसको उतार दिए। कहाँ से उतार दिए? तो कहिएगा कि देवल गई है, दिया है। ठीक, ललटेन नहीं है, का है? दिया है। माने ललटेन का मतलब ही नहीं, यहाँ दिया गया है। अब देखिए ए बी स्क्वायर के ए बी स्क्वायर एकरा छेड़छाड़ मत करिए। एकरा थोड़ा सा क्या कर देना है? अलग अलग। दो गो ए सी स्क्वायर कैसे आएगा? तो जब ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर जोड़ देंगे तो दो गो ए सी स्क्वायर आएगा। अब कहिएगा यार ये किसे? अरे भैया ए सी स्क्वायर एगो और एगो दो गो। तो जब ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर जोड़ेंगे तब ना दो गो ए सी स्क्वायर। अब देखिएगा एक लाइन और, ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर के ए सी स्क्वायर आ जोड़ ई ए सी स्क्वायर है ना, ई ए सी स्क्वायर, ओकरा हम ए सी किसके बराबर है? तो ए सी किसके बराबर है? बी सी के है। तो ई एशिया के जगहिया पर हम बीसिया लिख सकते हैं। बीसी माने ए सी के जगहिया पर हम बी सी लिख सकते हैं। आ स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये समझ में आया? एजा पहले क्लियर कीजिए, चूंकि ए सी बराबर बी सी, AC बराबर BC। एजा पहले क्लियर कीजिए। तो ए बी स्क्वायर था तो ए बी स्क्वायर, ई तो पहले तोड़ के लिखे थे तो इतना तो समझ में आ गया कि ए सी स्क्वायर 2AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर के बी स्क्वायर बराबर के बराबर ए सी स्क्वायर के सी स्क्वायर। ये एशिया जो है ना वो बेसिया के बीसी के बराबर है, बीसिया के बराबर है। AC बराबर BC, तो AC के जगह BC लिख दिए। अब माथवा पर दो है तो रह दिए। ठीक, अब देखिए तो ए बी स्क्वायर ये नहीं है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आ गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम पालन कर रहा है। तो जब पालन कर रहा है तो एक कोण 90 डिग्री होगा। कौन कोण 90 डिग्री होगा? तो यहाँ कौन कोण है? तो सी है। तो इसलिए सी का मान जो होगा, सी का मान वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कहां से? पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से। तो जब पाइथागोरस के विलोम से बी का मान 90, सी का मान 90 डिग्री हो गया, तो जब सी का मान 90 डिग्री हो गया तो कह सकते हैं कि ए सी बी एक सम, ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण सिद्ध करना था जी, हम भी पगला गए हैं। समकोण, ठीक है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है ना कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु 4,6, 8, के 12, संरेखी हो। संरेखी बोला है। कितना कितना दिया है? 4,6, फिर दिया है 8, के, फिर दिया है 12, 12,-6, 12,-6। एक बार और मिला लेते हैं। ठीक, संरेखी है। चलिए x1 का मान देखिए, यहाँ x1 का मान 4 और y1 का मान 6।
x2 का मान 8 और y2 का मान k। ठीक है, x1 x2 y1 y2 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x3 का मान 12 और y3 का मान -6। ठीक, तो हम चूंकि बिंदु संरेखी है ना, तो हम बताए थे, कितना बार बता चुके हैं कि जब बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बैठाते हैं। बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बैठाते हैं? 0। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो जाएगा? 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। याद करने के लिए ट्रिक भी बता दिए थे। ठीक है, पिछला वीडियो इसका देखिएगा। ठीक है, इसका नहीं, पार्ट 3 का, उसमें बताए थे। याद आप लोग कर लिए होंगे, आशा करते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y2। ये किसका फॉर्मूला है? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, कब ये फॉर्मूला लगाएंगे? जब बिंदु दिया रहेगा तब लगाएंगे। 1/2 x1 के मान 4, तो 4 y2 का मान k और माइनस y3 का मान -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। एगो एहिजा माइनस, एगो एहिजा माइनस, माइनस माइनस प्लस। x2 का मान 8 y3 का मान -6 माइनस y1 का मान 6 जोड़ x3 का मान 12 y1 का मान 6 माइनस y2 का मान k बराबर 0। अब देखिए, 2 को उधर हम भेजा देंगे। 4 में k से गुणा करेंगे तो 4k और 4 6 24। अब यहाँ देखिएगा, 6 और 6 12, माइनस में 12, 12 अठे 96, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम जोड़ के 8 से गुणा कर दिए। फिर 12 में 6 से करेंगे तो 12 6 72 और माइनस 12 में k से करेंगे तो 12k बराबर 0 गुणा 2। ये कहाँ से हो गया? 0 के 0, 2 भागा में था ना, तो इधर ले आके गुणा में कर दिए। अब देखिए k के साथ रिलेशन, 12 गो k में से 4 गो k घटेगा तो -8 गो k। अब इधर देखिएगा, 24 से 4 2 6 7 2 9, 72 और 24 96, 72 24 96 और माइनस में 96 और बराबर में 0। 2 में 0 से गुणा होगा 0, 96 96 कट गया, k बराबर 0 और बाटा में -8, यानी k का मान निकल के आ जाएगा 0। k का मान कितना निकल के आ जाएगा? 0, क्योंकि 8 से भागा देंगे तो 0 ही होगा। ठीक,